हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर में जो हमारे दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, उसका जो हमारा जो गणित विषय है उसके बारे में मैं आज आपको सेशनल वर्क डायरी के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारा विषय रहेगा गणित। यानी इसमें आपको सेशनल वर्क डायरी हमारी रहेगी गणित की, जिसमें आपको लिखना है, यानी आपको एंट्री फिलअप करते हुए लिखना है सेशनल वर्क बीएड सेकेंड ईयर। आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से आप पहले लिखते हुए आए हैं। ये सब लिखने के बाद आप पेपर सिक्स्थ लगाएंगे, जो हमारे बीएड सेकेंड ईयर में हमारा गणित का विषय है, यानी गणित का पेपर है। उसमें हम लिखेंगे, नीचे आपको लिखना है सत्रीय कार्य। तो ये आपकी जो सेशनल वर्क डायरी है, जो हमारी जो फ्रंट पेज की जो एंट्री होती है, वो हमारी पहली एंट्री ये रहेगी। आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा है। तो ये आपका पेपर सिक्स बीएड सेकेंड ईयर सेशनल वर्क डायरी हो जाएगी। यानी इसमें आपको सेशनल वर्क डायरी वाला कार्य करना है। तो इसमें हम लोग वही रूपरेखा बनाते हुए, प्रश्न लिखते हुए, सर्वप्रथम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारी आगे की वीडियो हम जारी रखेंगे। तो इसमें आपको सर्वप्रथम प्रकरण लिखना है। प्रकरण का नाम रहेगा गणित शिक्षण के सामुदायिक संसाधन, यानी ये हमारा प्रकरण हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में आपको लिखना है, सर्वप्रथम हमारा पहला प्रश्न है, गणित शिक्षण के लिए सामुदायिक संसाधन पर रूपरेखा तैयार करते हुए विस्तार पूर्वक समझाइए। यानी इसमें आपको रूपरेखा बनाते हुए इस जो पहला प्रश्न दे रखा है उसको विस्तार पूर्वक समझाना है। यानी गणित शिक्षण के लिए सामुदायिक संसाधन के बारे में हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा सेशनल वर्क डायरी वाला, जिसमें आप लोग सर्वप्रथम रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है प्रस्तावना, यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारा पॉइंट दे रखा है सामुदायिक संसाधन का अर्थ। तीसरा हमारा पॉइंट है गणित शिक्षण में सामुदायिक संसाधन के प्रकार। चौथा हमारा पॉइंट है गणित शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों का उपयोग। पांचवा पॉइंट है सामुदायिक संसाधन के उपयोग की विधियां, यानी ये आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा। छठा पॉइंट है गणित शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों के लाभ। अगला पॉइंट है गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। अगला पॉइंट है आठवां, गणित शिक्षण के लिए सामुदायिक हानियां। नौवां पॉइंट है संदर्भ ग्रंथ सूची। 10वां पॉइंट है निष्कर्ष। तो ये आपके टोटल 10 पॉइंट है, यानी 10 पॉइंट है, जिसकी हमें रूपरेखा बनाते हुए बताना है। यानी इन हम पॉइंटों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और प्रश्न आपको सर्वप्रथम लगाना है, पहले प्रकरण देंगे, यानी ये आपका फ्रंट पेज होगा। यानी जब हम सेशनल वर्क डायरी को स्टार्ट करते हैं, जब हम पहले प्रकरण देते हैं, प्रकरण देने के बाद उससे रिलेटेड हम प्रश्न बनाते हैं, और प्रश्न बनाने के बाद उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा में आप लोग 10 या 11 या 12 पॉइंट ले सकते हैं अपने अनुसार, और निष्कर्ष पे जाके अंत में खत्म होता है। तो हमारा पहला पॉइंट रहेगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको सर्वप्रथम लिखना है, गणित एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे दैनिक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। गणित को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर यदि उसे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ा जाए तो विद्यार्थियों के लिए उसे समझना अधिक सरल और रोचक हो जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुदाय में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तावना को किस प्रकार से लिखा गया है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी सेशनल वर्क डायरी में लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। आगे आपको दे रखा है, समुदाय में मौजूद बाजार, बैंक, खेत, कारीगर, भवन निर्माण आदि अनेक ऐसे संसाधन हैं जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को गणित की अवधारणाएं जैसे माप, संख्या, गणना, प्रतिशत और ज्यामिति को व्यवहारिक रूप में समझाया जा सकता है। इस प्रकार सामुदायिक संसाधन गणित शिक्षण को प्रभावी, रोचक और जीवन से जुड़ा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपकी यहाँ पे प्रस्तावना समाप्त होती है। प्रस्तावना समाप्त हो जाने के बाद हम नीचे एक चित्र दे रखा है, जिसमें गणित शिक्षण के लिए सामुदायिक संसाधन पर प्रस्तावना के बारे में आपको बता रखा है। यानी किस प्रकार से गणित शिक्षण में सामुदायिक संसाधन किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हैं, किस प्रकार से इनका उपयोग होता है, उसके बारे में बता रखा है। तो आप लोग चित्र बनाते हुए, चित्र लगाते हुए अपनी सेशनल वर्क डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं, उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नीचे आपको वही 4 मोटिवेशनल लाइन दे रखी है, यानी 4 पंक्ति लाइन में दे रखी है गणित शिक्षण से रिलेटेड। इसमें आपको लिखना है, गणित शिक्षण के सामुदायिक संसाधन की प्रस्तावना
यह बताती, ज्ञान की राह में समाज की शक्ति दिखलाती। गांव, बाजार, विद्यालय और परिवार सब मिलकर बनते शिक्षा का आधार। तो ये गणित शिक्षण यानी सामुदायिक संसाधन से रिलेटेड हमारी 4 पंक्तियाँ हो जाएगी। 4 पंक्तियाँ लिखने के बाद हम अगली रूपरेखा की ओर चलते हैं, यानी आपका ये जो पहला जो पॉइंट है प्रस्तावना, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगली रूपरेखा हम देखेंगे। रूपरेखा में आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट बनाते हुए आपको लिखना है सामुदायिक संसाधन का अर्थ, यानी सामुदायिक संसाधन का हमारे दैनिक जीवन में क्या अर्थ है उसके बारे में बताना है। तो आप लोग अपनी सहस्त्र डायरी में लिखेंगे, समुदाय में मौजूद ऐसी सुविधाएं और साधन जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसके बिंदु निम्न हैं, यानी सामुदायिक संसाधन के जो बिंदु है वो निम्नलिखित हैं, यानी बिंदुओं के रूप में आपको नीचे दे रखा है। तो बिंदुओं में आप लोग लिखेंगे, सर्वप्रथम पहला बिंदु बनाते हुए, सामुदायिक संसाधन वे साधन होते हैं जो किसी समुदाय या समाज में उपलब्ध होते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है, इन संसाधनों का उपयोग समाज के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इनमें व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं और वस्तुएं शामिल होती है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सामुदायिक संसाधन का अर्थ किस प्रकार से अपनी सहस्त्र डायरी में लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी सहस्त्र डायरी को कंप्लीट करेंगे। नीचे सामुदायिक संसाधन के अर्थ पर बताते हुए आपको ये चित्र बताया गया है। आप लोग चित्र की जगह फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। फ्लो चार्ट ना बनाए तो आप लोग चित्र लगाते हुए अपनी सहस्त्र डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से चित्र लगाया गया है, चित्र में बताया गया है, चित्र में किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। आप लोग इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको आगे अगला पॉइंट दे रखा है। चौथे पॉइंट में आपको लिखना है, सामुदायिक संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। पांचवा पॉइंट आपको लिखना है, ये संसाधन समाज के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। सिक्स पॉइंट है, इनका उपयोग समाज के सभी लोग मिलकर करते हैं। यानी इनके बारे में, यानी सामुदायिक संसाधन का अर्थ है उनके बिंदुओं के बारे में बताया गया है। फिर आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा बिंदु होगा सातवां। इसमें आप लोग लिखेंगे, सामुदायिक संसाधनों के माध्यम से लोगों को ज्ञान और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये आपके जो सामुदायिक संसाधन के अर्थ के जो बिंदु हैं टोटल 7, वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम अर्थ से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ देखेंगे। 4 पंक्तियों में आपको लिखना है, गणित शिक्षण के सामुदायिक संसाधन के अर्थ यही बताते, समाज से जुड़कर बच्चे सीख पाते, जीवन से जब गणित जुड़े, ज्ञान के दीप और उजले पड़े। तो ये आपकी 4 पंक्तियाँ हो जाएगी सामुदायिक संसाधन के अर्थ से रिलेटेड। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने इसके अर्थ को डिफाइन करते हुए, समझाते हुए और चित्र बनाते हुए किस प्रकार से इसको डिफाइन किया है। आप लोग इसी प्रकार से डिफाइन करते हुए अपनी सेशनल वर्क डायरी को लिख सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर हमारा अगला पॉइंट होगा, यानी अगली रूपरेखा का नाम है सामुदायिक संसाधन के प्रकार। सामुदायिक संसाधन के प्रकार में आपको लिखना है, आप लोग देख सकते हैं प्रकार को एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है। आप लोग इसी प्रकार से फ्लो चार्ट में बनाते हुए अपने प्रकारों को डिफाइन करेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रकार है मानव संसाधन, दूसरे प्रकार का नाम है भौतिक संसाधन, तीसरे प्रकार का नाम है प्राकृतिक संसाधन, चौथे प्रकार का नाम है सांस्कृतिक संसाधन और पांचवें प्रकार का नाम है संस्थागत संसाधन। तो इसमें टोटल आपको 5 प्रकार दे रखे हैं। हम फिर आगे इन सारे प्रकारों को समझाते हुए बताएंगे, यानी इन प्रकारों पर विस्तार से पूर्वक टिप्पणी करेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रकार का नाम है मानव संसाधन। तो आप लोग देख सकते हैं कि सामुदायिक संसाधन के प्रकार में किस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाते हुए और किस प्रकार से उनको कलरफुल डायग्राम में दिखाते हुए, यानी कलरफुल डायग्राम में डेकोरेट करते हुए आप लोग इसी प्रकार से डेकोरेट करते हुए अपनी सहस्त्र डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट में हमारा जो पहला पॉइंट होगा वो हमारा पहला पॉइंट है मानव संसाधन। तो इसमें आप लोग लिखेंगे ए पॉइंट बनाते हुए, शिक्षक, अभिभावक, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, कारीगर, ईटीसी। बी हमारा पॉइंट है, ये अपने अनुभव और ज्ञान से विद्यार्थियों को सीखने में सहायता करते हैं। तो ये हमारा मानव संसाधन वाला पहला पॉइंट समाप्त होता है। दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरे प्रकार का नाम है भौतिक संसाधन। तो इसमें आप लोग लिखेंगे ए पॉइंट बनाते हुए, विद्यालय, पुस्तकालय,
संग्रहालय, पार्क, बाजार, बैंक आदि। यानी इसमें आपको भौतिक संसाधन के उदाहरण के बारे में दे रखा है। बी पॉइंट में आप लोग लिखेंगे इन स्थानों से विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान मिलता है। तो ये आपका भौतिक संसाधन में बी पॉइंट समाप्त होता है। फिर अगला पॉइंट है हमारा सी पॉइंट। इसमें आप लोग लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन। यानी ये इसमें आप लोग लिखेंगे ए पॉइंट बनाते हुए नदियाँ, पहाड़, जंगल, खेत, मिट्टी इत्यादि। बी पॉइंट है हमारा इनके माध्यम से प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा ज्ञान मिलता है। चौथा पॉइंट है यानी चौथा प्रकार का नाम है सांस्कृतिक संसाधन। इसमें आप लोग लिखेंगे ए पॉइंट बनाते हुए त्योहार, परंपराएं, लोक कला, नृत्य, संगीत आदि। बी पॉइंट है हमारा ये विद्यार्थियों को संस्कृति और परंपराओं के बारे में सिखाते हैं। तो ये हमारा चौथा जो सांस्कृतिक संसाधन वाला जो पॉइंट है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम आगे सी पॉइंट देखेंगे। इसमें ही चौथे प्रकार में पेंटिंग, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, कढ़ाई इत्यादि। डी पॉइंट है हमारा ये समाज के मूल्यों और इतिहास को समझने में मदद मिलती है। यानी इनसे समाज के मूल्यों और इतिहासों को समझने में मदद मिलती है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है जो यहीं पर ही समाप्त होता है, सांस्कृतिक संसाधन। पांचवा पॉइंट है संस्थागत संसाधन। तो इसमें आप लोग ए पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे पंचायत, अस्पताल, डाकघर, बैंक, सरकारी कार्यालय इत्यादि। बी पॉइंट है हमारा इनके माध्यम से सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट संस्थागत संसाधन वो यहीं पर ही समाप्त होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आगे मैंने सामूहिक संसाधन के प्रकार के बारे में एक फ्लो चार्ट या फिर एक चित्र बनाते हुए या फिर चित्र लगाते हुए डिफाइन किया गया है, जिसमें विद्यालय, अस्पताल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन, पुलिस स्टेशन, जलाशय, पार्क इत्यादि सब के बारे में जानकारी दे रखी है। नहीं, सब के बारे में दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र के माध्यम से अपनी सेशनल डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं और उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर आगे आपको 4 पंक्तियां देनी है यानी मोटिवेशनल लाइनें देनी है, जिसमें आप लोग लिखेंगे सामुदायिक सामुदायिक संसाधन के प्रकार हमें यह समझाते, समाज के साधन शिक्षा का मार्ग दिखाते, मानव प्राकृतिक और भौतिक आधार ज्ञान बढ़ाने में करते सहयोग अपार। तो ये आपकी 4 मोटिवेशनल लाइनें हो जाएगी। तो ये तीसरा जो पॉइंट है मैंने किस प्रकार से डिफाइन किया है, आप लोग देख सकते हैं कि इसी प्रकार से आप लोग अपनी सेशन वर्क डायरी को कंप्लीट करेंगे और सेशन वर्क डायरी को अट्रैक्टिव बनाते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो ये हमारे प्रकार हो जाएंगे, आप लोग फ्लो चार्ट बनाते हुए डिफाइन कर सकते हैं। फिर अगली रूपरेखा का नाम है सामुदायिक संसाधन के उपयोग। तो इसमें हम लोग सामुदायिक संसाधनों के उपयोग के बारे में बताएंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा शैक्षिक विकास। तो इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यालयों में अनुभवी लोगों को अतिथि शिक्षक के रूप में बुलाना, शैक्षिक भ्रमण के लिए स्थानीय स्थलों, संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल का उपयोग करना। तो ये हमारा शैक्षिक विकास के बारे में छोटी सी जानकारी हो जाएगी। फिर हमारा बी पॉइंट है शिक्षा को रोचक बनाना। बी पॉइंट का नाम है शिक्षा को रोचक बनाना। इसमें आप लोग लिखेंगे समुदाय के उदाहरणों से पढ़ाई अधिक समझ में आती है। सी पॉइंट है हमारा सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। इसमें आप लोग लिखेंगे समाज की समस्याओं और समाधान को समझने में मदद मिलती है। फिर अगला पॉइंट है हमारा डी स्वास्थ्य और कल्याण। इसमें आप लोग लिखेंगे स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक क्लिनिक और परामर्श केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। फिर हमने नीचे एक चित्र दिया गया है, जिसमें आप लोग लिखेंगे सामुदायिक संसाधन का उपयोग, यानी सामुदायिक संसाधनों के क्या क्या उपयोग है उनके बारे में आपको चित्र बनाते हुए डिफाइन किया गया है। तो आप लोग अपनी सहज नामक डायरी में चित्र बनाते हुए या फिर चित्र दिखाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे हमारी डायरी अच्छी दिखे। तो चित्र बनाने के बाद हम 4 लाइनें लिखेंगे, यानी इसमें हमारा अगला पॉइंट होगा रचनात्मकता और सोच का विकास। तो इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी नए विचार और समाधान खोजने की क्षमता विकसित करते हैं। एफ पॉइंट है हमारा सामाजिक मूल्यों का विकास, सहयोग, सहानुभूति और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित होते हैं। तो ये जो आपके जो टोटल पॉइंट है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं सामुदायिक संसाधन के उपयोग में, यानी क्या क्या उपयोग है इनके टोटल पूरे 7 पॉइंट मैंने आपको दे रखे हैं। आप लोग इसी प्रकार से इन 7 पॉइंटों को अपनी सहज नामक डायरी में लिखेंगे और उसे सुव्यवस्थित रूप से उतारेंगे।
फिर अगला हमारा जो है इसमें हम लोग 4 पंक्तियाँ देंगे नीचे हम ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें हम अंत में पूर्ण रूप से 4 पंक्तियाँ लिखते हैं जिससे हमारा सेशनवर्क डायरी अच्छी दिखे। इसमें आप लोग 4 पंक्तियों में लिखेंगे सामुदायिक संसाधन के उपयोग का संदेश है प्यारा, समाज से मिलता ज्ञान का उजियारा, गांव विद्यालय और लोगों का साथ सीखने को मिलती नई नई बात। तो ये आपकी सामुदायिक संसाधन के उपयोग के बारे में छोटी सी 4 पंक्तियाँ हो जाएगी जिसमें आपको लिखना है यानी अपनी सेशनवर्क डायरी में उतारना है। तो आप लोग इसी प्रकार से सेशनवर्क डायरी में उतारते हुए अपनी डायरी को पूर्ण रूप से फिलअप करेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट है यानी अगली हमारी रूपरेखा का नाम है सामुदायिक संसाधन के उपयोग की विधियाँ। पहले तो हमने इनके उपयोग देखे थे सामुदायिक संसाधन के, अभी हम इनके उपयोग की विधियाँ देखेंगे। तो वीडियो में आपको एक फ्लो चार्ट बना रखा है, जिस प्रकार से मैंने फ्लो चार्ट बनाया है आप लोग इसी प्रकार से अपनी सेशनवर्क डायरी में फ्लो चार्ट बना सकते हैं। यानी सेशनवर्क डायरी में आपको फ्लो चार्ट बनाते हुए, चित्र बनाते हुए, यानी उसको अट्रैक्टिव बनाते हुए आप लोग कार्य करेंगे जिससे हमारी सेशनवर्क डायरी अच्छी दिखे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा शैक्षिक भ्रमण, दूसरा पॉइंट है प्रदर्शन और कार्यशाला, तीसरा पॉइंट है सामुदायिक परियोजना, चौथा पॉइंट है सर्वेक्षण और अध्ययन, अगला पॉइंट का नाम है सहभागिता गतिविधियाँ। तो ये हमारे टोटल 5 पॉइंट हैं इनकी वीडियो यानी वीडियो के टोटल 5 पॉइंट दे रखे जिसे हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे यानी पहला हमारा पॉइंट रहेगा शैक्षिक भ्रमण। इसमें आप लोग लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण में विद्यार्थियों को बाजार, बैंक, डाकघर, अस्पताल, खेत आदि स्थानों पर ले जाकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। यानी इसमें आपको बता रखा है इन विद्यार्थियों को बाजार, बैंक, डाकघर, अस्पताल, खेत आदि स्थानों पर ले जाकर उन्हें अलग अलग व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। दूसरा पॉइंट है यानी दूसरी विधि का नाम है प्रदर्शन और कार्यशाला विधि। तो इसमें हम लोग लिखेंगे समुदाय के लोगों द्वारा किसी कार्य का प्रदर्शन करके बच्चों को सिखाया जाता है। तीसरी हमारी विधि का नाम है सामुदायिक परियोजना विधि। तो इसमें हम लोग लिखेंगे विद्यार्थियों को समाज से जुड़ी गतिविधियों या प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है। तो ये हमारी सामुदायिक परियोजना विधि हो जाएगी। अगली विधि का नाम है सर्वेक्षण और अध्ययन विधि। इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी समुदाय में जाकर जानकारी एकत्र करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। पांचवी जो हमारी विधि है उसका नाम होगा सहभागिता गतिविधियाँ। तो इसमें आप लोग लिखेंगे सामुदायिक कार्यक्रमों, उत्सवों और सामाजिक कार्यों में विद्यार्थियों की भागीदारी कराई जाती है। फिर अगली विधि का नाम है स्थानीय संसाधनों के उपयोग। इसमें हम लोग लिखेंगे आसपास उपलब्ध वस्तुओं और स्थानों का शिक्षण में उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारी टोटल 6 विधियाँ हैं वो यहीं पर ही समाप्त होती हैं। 6 विधियाँ समाप्त हो जाने के बाद हम सामुदायिक संसाधन के उपयोग से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ लिखेंगे जिसमें आपको लिखना है सामुदायिक संसाधन के उपयोग की विधियों का सुंदर विचार, समाज से जुड़कर मिलता ज्ञान अपार, भ्रमण, कार्यशाला और विशेषज्ञों का साथ सीखने को मिलती नई नई पहचान। तो ये आपकी जो है 4 पंक्तियां हो जाएगी। तो ये आपकी 4 पंक्तियां हो जाएगी सामुदायिक संसाधन के उपयोग से रिलेटेड। यानी ये जो पंक्तियां आपकी यहीं पर ही समाप्त होती हैं। पंक्तियां समाप्त हो जाने के बाद हम नीचे एक फ्लो चार्ट देंगे यानी फ्लो चार्ट का चित्र बनाते हुए डिफाइन करेंगे सामुदायिक संसाधन के उपयोग की विधियां। यानी ये आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया गया है उसमें आपको इस चित्र में बताया गया है। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए डिफाइन करते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अगली हमारी रूपरेखा होगी, 6th रूपरेखा का नाम है सामुदायिक संसाधनों के लाभ। यानी सामुदायिक संसाधनों के हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या लाभ है उसके बारे में आपको बताना है। पहला हमारा लाभ है व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन से जुड़ी जानकारी मिलती है। दूसरा हमारा लाभ होगा शिक्षा अधिक रोचक बनती है। तो इसमें आपको दूसरा पॉइंट लिखना है शिक्षा अधिक रोचक बनती है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे स्थानीय उदाहरणों से पढ़ाई समझना आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट है अनुभव आधारित शिक्षा मिलती है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव से सीखते हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक जागरूकता बढ़ती है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे समाज की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवा पॉइंट है
विद्यालय और समाज के संबंध मजबूत होते हैं। तो इसमें आप लोग लिखेंगे समुदाय और विद्यालय के बीच सहयोग बढ़ता है। छठा पॉइंट है हमारा रचनात्मकता और सोच का विकास होता है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे विद्यार्थी नए नए विद्यार्थी नए नए विचार और समाधान खोजने की क्षमता विकसित करते हैं। सातवां पॉइंट है सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे सहयोग, सहानुभूति और जिम्मेदारी जैसे गुण विकसित होते हैं। तो ये आपके टोटल 7 पॉइंट हो जाएंगे। यानी इसमें आपको दे रखा है यानी सामुदायिक संसाधन के लाभ टोटल 7 पॉइंट हो जाएंगे, जिसमें आपको इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी सहसंबंध डायरी को कंप्लीट करना है। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आगे आपको इन लाभ से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ दे रखी है। इन 4 पंक्तियों में आपको लिखना है सामुदायिक संसाधन के लाभ का संदेश निराला है, ज्ञान का दीप इसमें उजाला है, समाज के अनुभव जब साथ आते सीखने के नए रास्ते बन जाते। तो ये आपकी 4 पंक्तियाँ हो जाएगी, यानी 4 मोटिवेशनल लाइनें हो जाएगी सामुदायिक संसाधन के लाभ से रिलेटेड। यानी ये 4 पंक्तियाँ देने के बाद हमने नीचे एक चित्र दिया है जिसमें आपको सामुदायिक संसाधन के लाभ के बारे में बता रखा है। यानी सामुदायिक संसाधनों के लाभ से हमें क्या-क्या प्राप्त होती हैं, यानी कौन-कौन सी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, उसके बारे में दे रखा है। यानी शिक्षा का अधिकार मिलता है, सामाजिक कार्य व सभा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलती है, पाठन एवं शोध कार्य मिलते हैं, बैंकिंग और सुरक्षा एवं नियम कानून मिलते हैं। तो इस चित्र में आपको दिखाया गया है, जिस प्रकार से मैंने चित्र लगाते हुए इस सेशन वर्क डायरी को कंप्लीट किया है, आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए, बनाते हुए अपनी सेशन वर्क डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमारी अगली रूपरेखा का नाम है गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका। गणित शिक्षण में शिक्षण की भूमिका, ये हमारी अगली रूपरेखा है। इसमें आप लोग फ्लो चार्ट बनाते हुए लिखेंगे। जिस प्रकार से मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आप लोग इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाएंगे और बीच में आप लोग कलर का भी यूज कर सकते हैं। शिक्षक की भूमिका यानी शिक्षक की क्या क्या भूमिका है उसके बारे में आपको फ्लो चार्ट दे रखा है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है मार्गदर्शक की भूमिका, दूसरा पॉइंट है प्रेरक की भूमिका, तीसरा हमारा पॉइंट है सरल व्याख्याता, चौथा हमारा पॉइंट है गतिविधि आयोजक, पांचवा पॉइंट है हमारा प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो ये आपकी गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका का फ्लो चार्ट हो जाएगा। तो आपको इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करना है। इसमें हम लोग पहले मार्गदर्शक की भूमिका के बारे में व्याख्या करेंगे, जिसमें आप लोग लिखना है, पहले आप लोग पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे मार्गदर्शक की भूमिका। इसमें आप लोग लिखेंगे शिक्षक विद्यार्थियों को सही दिशा देता है और उन्हें गणित की समस्याओं को हल करने का तरीका सिखाता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्रेरक की भूमिका। इसमें आप लोग लिखेंगे शिक्षक विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि और आत्मविश्वास पैदा करता है ताकि वे बिना डर के गणित सीख सके। तीसरा हमारा पॉइंट है सरल व्याख्याता। तो इसमें हम लोग लिखेंगे गणित के कठिन सिद्धांतों और सूत्रों को शिक्षक सरल भाषा और उदाहरणों के माध्यम से समझाता है। चौथा पॉइंट है गतिविधि आयोजक। इसमें आप लोग लिखेंगे शिक्षक विभिन्न गतिविधियों, खेलों और प्रायोगिक कार्यों के माध्यम से गणित को रोचक बनाता है। पांचवा पॉइंट है हमारा प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें आप लोग लिखेंगे आधुनिक समय में शिक्षक कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और ऑनलाइन साधनों का उपयोग करके गणित को और प्रभावी ढंग से सिखाता है। तो ये हमारा टोटल 5 पॉइंट हो जाएंगे गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका के। तो नीचे मैंने एक चित्र दे रखा है, गणित शिक्षण में शिक्षक की क्या-क्या भूमिका है उसके बारे में चित्र के रूप में समझाया गया है। आप लोग इसी प्रकार से चित्र को देख सकते हैं और चित्र को लगा सकते हैं। यानी चित्र लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी हमने जो प्रकरण दे रखा है उसके नीचे ही हमें चित्र लगाना है, ताकि हमें उसका प्रकरण के बारे में हमें पता चल सके। तो ये हमारा गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका यानी चित्र बनाते हुए या फिर चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। चित्र कंप्लीट हो जाने के बाद हम नीचे 4 पंक्तियाँ लिखेंगे। 4 पंक्तियों में आपको लिखना है गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका यही बताती है, मेहनत से हर कठिनाई मिट जाती है, जब गुरु का मिलता सच्चा सहारा गणित भी लगने लगता है प्यारा। तो इसमें आप लोग गणित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका है उसके बारे में 4 पंक्तियाँ दे रखी हैं। आप लोग इसी प्रकार से पंक्तियों को लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पॉइंट गणित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगली रूपरेखा की ओर चलते हैं, जिसमें हमारी 8वीं रूपरेखा का नाम है सामूहिक संसाधनों की हानियाँ।
सामूहिक संसाधनों की हानियों में आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट रहेगा, सभी स्थानों पर समान संसाधन उपलब्ध नहीं होते। तो ये हमारी सामुदायिक संसाधनों की हानियों का पहला पॉइंट रहेगा, जिसमें आप लोग लिखेंगे, कुछ समुदायों में पर्याप्त साधन और सुविधाएं नहीं होती हैं। दूसरा हमारी हानि का नाम है समय और प्रबंधन की कठिनाई। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, सामुदायिक गतिविधियों को आयोजित करने में अधिक समय और योजना की आवश्यकता होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है समन्वय की समस्या। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, विद्यालय और समुदाय के बीच उचित तालमेल न होने से कार्य प्रभावित हो सकता है। चौथा हमारा पॉइंट है अत्यधिक दोहन। इसमें आप लोग लिखेंगे, चूंकि इन संसाधनों पर पूरे समुदाय को अधिकार होता है, इसलिए अक्सर इनका अति उपयोग या दुरुपयोग किया जाता है। फिर हमारा अगला पॉइंट है पांचवा, प्रदूषण और गंदगी। इसमें आप लोग लिखेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी, कचरा फैलने और प्रदूषण की अधिक संभावना होती है, जिससे उनका उपयोग करना कठिन हो जाता है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट हो जाने के बाद हम सिक्स पॉइंट देखेंगे, अतिक्रमण और अवैध कब्जा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, सामुदायिक भूमि या संसाधनों पर अक्सर निजी लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाता है, यानी अतिक्रमण कर लिया जाता है। सातवां पॉइंट है सुरक्षा का मुद्दा। इसमें आप लोग लिखेंगे, असुरक्षित सामुदायिक स्थानों जैसे पुराने पार्क या सुनसान सामुदायिक भवन में चोरी या अपराध की संभावना बनी रहती है। अगला पॉइंट है हमारा संसाधनों का सीमित उपयोग करना। इसमें आप लोग लिखेंगे, कभी कभी उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। नौवां पॉइंट है हमारा अत्यधिक निर्भरता। इसमें आप लोग लिखेंगे, यदि केवल सामुदायिक संसाधनों पर निर्भरता बढ़ जाए तो विद्यालय के नियमित संसाधनों की उपेक्षा हो सकती है। तो इसमें आप लोग ये जो टोटल 9 पॉइंट हैं, यानी हानि के जो 9 पॉइंट हैं, वो टोटल यहीं पर ही समाप्त होते हैं। ये 9 पॉइंट समाप्त हो जाने के बाद हम नीचे सामूहिक संसाधनों की हानियों का चित्र देंगे, यानी चित्र में दिखाए गए हैं कि सामुदायिक संसाधनों की क्या क्या हानियाँ होती हैं, उसके बारे में आपको चित्र दिखाते हुए बताया गया है। तो इसमें आप लोग इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए या फिर फ्लो चार्ट बनाते हुए या फिर चित्र दिखाते हुए अपनी जो डायरी है, सहसंबंध डायरी है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम इससे रिलेटेड 4 पंक्तियाँ देखेंगे। 4 पंक्तियों में आपको लिखना है, सामुदायिक संसाधन की हानि यह संदेश सुनाती है, सही उपयोग से मुश्किलें मिटाती है, जब मिलकर सब कदम बढ़ाते हैं, ज्ञान के दीप फिर से जगमगाते हैं। तो ये आपकी सामुदायिक संसाधन की हानि से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ हो जाएगी। आपको इसी प्रकार से पंक्तियाँ लिख लिख के अपनी सहसंबंध डायरी को कंप्लीट करना है, यानी एक पूर्ण रूप से टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर आपका ये जो सामुदायिक संसाधन की हानि से रिलेटेड ये जो पॉइंट है वहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम अगली रूपरेखा की ओर चलेंगे। अगली रूपरेखा का नाम है उपसंहार। इसमें आप लोग लिखेंगे, सामुदायिक संसाधन शिक्षा और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संसाधन विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन से जुड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करते हैं। फिर इसमें आपको आगे लिखना है, समुदाय के लोगों, स्थानों और अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों की समझ, रचनात्मकता और सामाजिक जागरूकता का विकास होता है। फिर आगे आपको लिखना है, हालांकि सामुदायिक संसाधनों के उपयोग में कुछ कठिनाइयाँ भी हो सकती है, जैसे संसाधनों की कमी, समन्वय की समस्या या व्यवस्थागत चुनौतियाँ। फिर भी उचित योजना और सहयोग के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। फिर आपको आगे लिखना है, अंततः कहा जा सकता है कि सामुदायिक संसाधन शिक्षा को अधिक प्रभावी, रोचक और जीवन से जुड़ा बनाते हैं। यदि विद्यालय और समुदाय मिलकर कार्य करें तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास संभव है और शिक्षा का उद्देश्य अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। फिर आपको अंत में लिखना है, अंत में यह कहा जा सकता है कि सामुदायिक संसाधन किसी भी स्थान के विकास, सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का एक अनिवार्य हिस्सा है। इन संसाधनों का सही रख रखाव और उपयोग करना हम सभी का परम कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके।
तो ये आपका जो उपसहार है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। नीचे मैंने उपसहार से रिलेटेड एक चित्र दिया है। आप लोग इसी प्रकार से उपसहार से रिलेटेड चित्र बना सकते हैं या फिर फ्लो चार्ट बना सकते हैं या फिर चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो उपसहार के बाद हम नीचे 4 पंक्तियाँ लिखेंगे उपसहार से रिलेटेड। उपसहार में आपको लिखना है सामुदायिक संसाधन के उपसहार यही समझाते हैं उप सहयोग से हर सपने सच हो जाते हैं। जहाँ समाज और शिक्षा का संग हो वहीं उज्जवल भविष्य का रंग हो। तो ये आपके सामुदायिक संसाधन के उपसहार से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उपसहार को किस प्रकार से अपनी सहज नवक डायरी में लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से उपसहार को सहज नवक डायरी में लिख सकते हैं और अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका ये जो 9वां पॉइंट है उपसहार, वो यहीं पर ही समाप्त होता है। उपसहार समाप्त हो जाने के बाद हम अगली रूपरेखा देखेंगे। अगली रूपरेखा का नाम है संदर्भ ग्रंथ सूची। यानी संदर्भ ग्रंथ सूची में आप लोग सर्वप्रथम लिखेंगे। इसमें सर्वप्रथम पहले आपको 4 पंक्तियाँ दे रखी हैं संदर्भ ग्रंथ सूची से रिलेटेड। तो इसमें आप लोग लिखेंगे सामुदायिक संसाधन की संदर्भ ग्रंथ सूची ज्ञान का आधार बताती, पुस्तकों और विचारों की राह दिखाती, लेखकों के अनुभव और शब्दों का संग, सीखने की दुनिया में भरते नए रंग। तो ये आपकी संदर्भ ग्रंथ सूची हो जाएगी। संदर्भ ग्रंथ सूची में आप लोग आगे लिखेंगे यानी संदर्भ ग्रंथ सूची बताएंगे, जिसमें हमारी पहली सूची का नाम होगा अग्रवाल J.C। इसमें आप लोग लिखेंगे शिक्षा का समाज शास्त्र, नई दिल्ली शिक्षा पब्लिकेशन। दूसरी हमारी सूची का नाम है मंगल SK। इसमें आप लोग लिखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान, नई दिल्ली PHI लर्निंग। तीसरी हमारी सूची का नाम है शर्मा आर्य। तो इसमें आप लोग लिखेंगे शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार, आगरा विनोद पुस्तक मंदिर। फिर हमारी चौथी सूची का नाम है भट्टनगर RP। तो इसमें आप लोग लिखेंगे आधुनिक शिक्षण विधियां, मेरठ आर आर लाल बुक डिपो। तो इसमें आप लोग 5वीं सूची का नाम लिखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें आप लोग लिखेंगे दूरस्थ शिक्षा एवं सामुदायिक शिक्षा अध्ययन सामग्री दिल्ली। तो ये आपकी संदर्भ ग्रंथ सूची हो जाएगी 5। नीचे मैंने एक चित्र दिया है संदर्भ ग्रंथ सूची के बारे में, यानी संदर्भ ग्रंथ सूची कौन कौन सी होती है, किस किस प्रकार की होती है, इसमें आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो आप चित्र दिखाते हुए या फिर चित्र लगाते हुए संदर्भ ग्रंथ सूची को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रकरण है यानी अगला हमारा जो पॉइंट है वो निष्कर्ष है, यानी संदर्भ ग्रंथ सूची हमारी समाप्त हो चुकी है। हम फिर आगे निष्कर्ष देखेंगे जो हमारा 11 पॉइंट है, यानी हमारी अंतिम रूपरेखा है। निष्कर्ष में हम लोग पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे पहला हमारा निष्कर्ष है स्थानीय विकास। इसमें हम लोग लिखेंगे ये संसाधन स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि पार्क जो मनोरंजन प्रदान करते हैं और स्कूल जो शिक्षा के लिए हैं। दूसरा हमारा निष्कर्ष है स्वास्थ्य सुधार, यानी पॉइंट है स्वास्थ्य सुधार। इसमें हम लोग लिखेंगे सामुदायिक संसाधन मार्गदर्शक कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और विश्वास बढ़ाते हैं। फिर आपको नीचे सामुदायिक संसाधन के निष्कर्ष से रिलेटेड चित्र दे रखा है। तो इसमें आप लोग चित्र बनाते हुए या फिर चित्र दिखाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको एक चित्र भी लगाना है जिससे हमारी सेशन और डायरी अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तीसरा हमारा पॉइंट है संरक्षण। इसमें आप लोग लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन CNRM समुदाय को पारिस्थितिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाते हैं। तो ये आपके जो निष्कर्ष हैं उसमें 3 पॉइंट समाप्त होते हैं। 3 पॉइंट समाप्त हो जाने के बाद हम 4 पंक्तियाँ देखेंगे निष्कर्ष से रिलेटेड। तो इसमें आपको लिखना है सामुदायिक संसाधन के निष्कर्ष यही समझाते हैं मिलजुल कर ही सपने सच हो पाते हैं। जहाँ समाज और शिक्षा का संग हो वहीं उज्जवल भविष्य की अभिलाषा हो। तो ये आपकी निष्कर्ष से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ हो जाएगी। आप लोग इसी प्रकार से पंक्तियों को लिखते हुए यही पैटर्न फॉलो करते हुए अपनी सहसंवक डायरी को कंप्लीट करेंगे और उसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित करेंगे। फिर हमारा ये जो टोटल 11 पॉइंट है वो यहीं पर ही समाप्त होते हैं। 11 पॉइंट समाप्त हो जाने के बाद हम अंत में सेशनल वर्क कंप्लीट यानी सत्रीय कार्य समाप्त लिखते हुए अपनी सेशनल वर्क डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। अच्छा तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना
और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नवल पाठशाला। और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए सेशन वर्क डायरी, माइक्रो टीचिंग, बीएड फर्स्ट ईयर की जो डायरियाँ हैं पूर्ण रूप से देखने के लिए आप लोग मेरी प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम यानी चैनल का नाम है नवल पाठशाला। प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख लेना, आपको सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी ये जो सहसंबंध डायरी है वो किस प्रकार से फिलअप की है, किस प्रकार से चित्र बनाते हुए, किस प्रकार से फ्लो चार्ट बनाते हुए, किस प्रकार से पंक्तियों को लिखते हुए मैंने अपनी सहसंबंध डायरी को कंप्लीट किया है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी सहसंबंध डायरी को कंप्लीट करते हुए उसे पूर्ण रूप से विस्तार से समझाते हुए यानी पूर्ण रूप से उसे डेकोरेट करते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपकी सहसंबंध डायरी होती है। इस प्रकार से आपको सहसंबंध डायरियाँ बनानी होती है, चित्र भी बनाने होते हैं, फ्लो चार्ट भी बनाने होते हैं। आप लोग उसमें कलर का यूज़ कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने किया है, और पंक्तियाँ लिख-लिख कर आप लोग समझा सकते हैं, अपनी सहसंबंध डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको ये जो वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना और कमेंट करना। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी किस प्रकार से पूर्ण रूप से बताई है। आपको कुछ नहीं करना, सर्वप्रथम आपको पहले प्रकरण लिखना है। प्रकरण लिखने के बाद आपको प्रश्न लिखना है और उसको उस प्रकरण और उस प्रश्न से रिलेटेड आपको रूपरेखा बनानी है। आप लोग रूपरेखा कितनी भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है।